आदाब नाज़रीन, आज का मुद्दा में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्बास मेहदी। आज का मुद्दा में आज बात करेंगे, वजीर आजम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश दौरे पर हैं। तो बांग्लादेश से जो संदेश वजीर आजम ने दिया है, उस संदेश का क्या रब्त व ज़ब्त मगरबी बंगाल के इंतखाबात से है, इस पर बात करेंगे। बांग्लादेश हिंदुस्तान के मजबूत रिश्तों के बारे में बात करेंगे। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल होगा। और अब बात मुद्दे की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश दौरे पर हैं। पीएम का बांग्लादेश दौरे से क्या मगरबी बंगाल के इंतखाबात पर कोई असर पड़ेगा, ये समझना जरूरी है, क्योंकि मगरबी बंगाल की सरहद बांग्लादेश से लगती है। मगरबी बंगाल में रहने वाले लोगों के आबाओ अजदाद का बांग्लादेश में पुश्तैनी रिश्ता रहा है। आज भी पश्चिम बंगाल के लोगों के कुनबे वाले रिश्तेदार और पहचान के लोग बांग्लादेश में रहते हैं। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर ऐसा है भी तो इंतखाबात पर इसका क्या असर पड़ेगा। इसी पर आज हम बात करेंगे, इसी पर सवाल करेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कोरोना काल के बाद पहले बैरून मुल्क दौरे पर हैं और ये दौरा बांग्लादेश का है। एक तरफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में हैं, तो दूसरी तरफ मगरबी बंगाल में इंतखाबात हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए सबसे पहले बांग्लादेश और मगरबी बंगाल की कुछ यकसानियत को समझना होगा। दरअसल बांग्लादेश और भारत के मगरबी बंगाल की विरासत एक ही है। मगरबी बंगाल की सरहद बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश के मुस्लिम खुद को बंगाली मुस्लिम मानते हैं। मगरबी बंगाल में लोग खुद को बंगाली तहजीब से जोड़ते हैं। बांग्लादेश में बड़ी तादाद में अब भी बंगाली हिंदू रहते हैं। मगरबी बंगाल में रहने वाले भी खुद को बंगाली हिंदू ही कहते हैं। बांग्लादेश में बांग्ला बोली जाती है, मगरबी बंगाल में भी बांग्ला ही बोली जाती है। बांग्लादेश का खाना हिल्सा मछली और भात है। मगरबी बंगाल के लोगों का खाना भी मछली और भात ही है। अब आप सोचेंगे कि ये यकसानियत तो ठीक है, लेकिन बंगाल के इंतखाबात पर पीएम मोदी के दौरे से कैसे असर पड़ सकता है, इसे समझने के लिए आपको वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल यानी 27 मार्च के प्रोग्राम को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि कल ही मगरबी बंगाल में पहले मरहले के लिए 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अब सोचिए उन तस्वीरों के बारे में जब कल सुबह वोटर्स वोट देने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होंगे। तभी मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी मगरबी बंगाल के लोगों की विरासत का हिस्सा माने जाने वाली मंदिरों में पूजा कर रहे होंगे। ये ईश्वरीपुर की जशोरेश्वरी मंदिर की तस्वीरें हैं। कल सुबह 9:20 पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस मंदिर में मां काली की पूजा करेंगे। वजीर आजम मोदी के पहुंचने से पहले यहां आखिरी मरहले की तैयारी चल रही है। पीएम के यहां आने की खबर से मकामी लोग बेहद खुश हैं। दक्षिण बांग्लार 51 पीठेर अन्यतम पीठस्थान যশোরেশ্বরী কালী মন্দিরে ওনার আগমন আমাদের কাছে কল্পকাহিনীর মতো। সেটি যখন বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে, আমরা এই এলাকার মানুষ কতটা উচ্ছ্বসিত, কতটা উল্লসিত, কতটা আনন্দিত, এটি আমরা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করতে পারবো না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসবেন, আমরা অত্যন্ত খুশি ও গর্বিত, কারণ আমাদের মতো ছোট্ট একটা দেশে ওনার পা পড়তেছে, এটা আমরা অনেক সৌভাগ্য বলে মনে করি। जशोरेश्वरी मंदिर में पूजा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी 11:05 पर ओरकांडी में हरिचंद ठाकुर की जाय पैदाइश जाएंगे। हरिचंद ठाकुर ने ही मतुआ समाज की बुनियाद रखी थी। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी शनिचर को मतुआ समाज के जिस मंदिर में जा रहे हैं, इस मतुआ समाज की बड़ी आबादी बांग्लादेश से माइग्रेट करके भारत के पश्चिम बंगाल में बस चुकी है।
लेकिन अभी तक मतुआ समाज के लोगों को भारत की मुकम्मल शहरियत नहीं मिली है। हालांकि मतुआ समाज के लोगों को वोट डालने का हक है और ये बंगाल के इंतखाब में बेहद अहम साबित हो सकता है। मतुआ समाज के लोग भी वजीर आजम के बांग्लादेश दौरे से बेहद खुश हैं। वो वजीर आजम के हरिचंद मंदिर में आने को फख्र की बात कहते हैं। আমরা মেয়েরা একেবারে লাল পেড়ে শাড়ি পরে সবাই যারা সারিবদ্ধ হয়ে ফুল চন্দন বরণ কুলা ধূপ দীপ দিয়ে শঙ্খধ্বনি জয়ধ্বনি উলুধ্বনি দিয়ে তারে বরণ করব এই আশায় বসে আছি। ওনার আশার গভীর আগ্রহে আমরা প্রতীক্ষা করছি। উনি যদি সত্যি আমাদের এই ধামে এসে ওনার পদরেণু রাখেন তাহলে আমরা সত্যি চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞ থাকব। बांग्लादेश में हरिचंद ठाकुर की जाए पैदाइश पर वजीर आजम अब जा रहे हैं, जबकि 2019 में ही वो मतुआ समाज की बोरो मां बीनापणी देवी का आशीर्वाद लेने पश्चिम बंगाल जा चुके हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में मतुआ समाज की कुल तादाद 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के आसपास है। असेंबली की 40 से 50 सीटों पर इनका असर है। 10 लोकसभा हलके में 35 से 40% वोटर्स हैं। दावा किया जाता है कि ये कुल आबादी में 17% के करीब हैं। नक्शे में देखें तो कृष्णानगर, रानाघाट, मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, बर्धमान पूर्व, बर्धमान पश्चिम, सिलीगुड़ी, कूच बिहार, रायगंज और जयनगर लोकसभा हलकों में कौन जीतेगा इसका फैसला भी मतुआ समाज ही करता है। जानकार ऐसा मानते हैं कि पीएम मोदी के हरिचंद ठाकुर मंदिर जाने से मतुआ समाज बीजेपी के हक में गोलबंद हो सकता है, जिसका फायदा बंगाल इंतखाबात में मिलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल साहब, सियासी तज्जियाकार राहुल लाल जी और राइट विंग मीडिया थिंक टैंक के डॉक्टर एस.के. दत्ता साहब भी हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। मैं सबसे पहले सहगल साहब से सवाल करूंगा। सर, आपसे मैं जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं और दर्शकों के लिए, नाजरीन के लिए, कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों की क्या अहमियत है इस वक्त? क्योंकि हिंदुस्तान और बांग्लादेश जो है इनके हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, कल्चरल और सोशल रिलेशन बहुत जबरदस्त क्लोज रहे हैं। हिंदुस्तान ने बहुत जबरदस्त हिम्मत दर्शाई। 10 मिलियन बांग्लादेश के रिफ्यूजीज को जो पाकिस्तान की एट्रोसिटीज हो रही थी उनको अपने जगह दी, उनको खाना दिया, उनको मेडिकल एड दी और बांग्लादेश की लिबरेशन के लिए हिंदुस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पर कुर्बानी की, जिसके लिए बांग्लादेश शुक्रगुजार है हिंदुस्तान का। अभी जब कोविड भी हुआ है तो हिंदुस्तान ने सबसे पहले जो है, हिंदुस्तान एक ऐसा देश था जिन्होंने कम से कम 2 मिलियन डोजेज जो है उनको डोनेशन दिया। साफ तौर पे हिंदुस्तान बांग्लादेश की इम्पोर्टेंस को समझता है, क्योंकि हमारे नेबरहुड का ये सबसे अहम पड़ोसी है, जिसमें चाइना बड़े पैमाने पर अपनी इन्फ्लुएंस को इकोनॉमिक ताकत की वजह से और मिलिट्री ताकत की वजह से निभाना चाहता है। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पे बांग्लादेश को बताया है और बांग्लादेश समझता है कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश की प्रोग्रेस जो है सब कॉन्टिनेंट की प्रोग्रेस के लिए बहुत ही लाजमी है और बहुत ही अहम है, और दोनों प्रधानमंत्री जो है इसको साफ तौर पे समझते हैं। दूसरा, बांग्लादेश जो है साफ तौर पे कह रहा है कि अपनी सरजमी को किसी प्रकार से कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पे कहा कि पाकिस्तान ने जबरदस्त कत्लेआम किया था बांग्लादेश में 71 में, और जो टेररिज्म है और काउंटर टेररिज्म है, दोनों देश मिलजुल कर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर, बांग्लादेश में भी हम देखते हैं कि कुछ दहशतगर्द तंजीमें, कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर भी हैं। जमात इस्लामी का बहुत ज़्यादा वहाँ इन्फ्लुएंस है। तो ऐसे में जैसे आज वज़ीर आज़म ने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, तो कितनी कारगर साबित होगी ये लड़ाई दहशतगर्दी के खिलाफ? देखो, जब तक वहाँ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट रही है, जैसे हिंदुस्तान में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, तो उन्होंने ये जो अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नेम किया है उसको काफी से ज्यादा दबा के रखा हुआ है। अगर कल दूसरी गवर्नमेंट आ जाए तो इसको उछाल मिलता है। लेकिन जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट आई है, ये जो दहशतगर्द है उनको किसी प्रकार से कोई मौका ही नहीं दिया जा रहा हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का। और हिंदुस्तान और बांग्लादेश मिलजुल कर इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे को टाइमली इंफॉर्मेशन देते हैं, एक दूसरे की हर प्रकार से सहायता करते हैं टू इंश्योर दैट ना तो बांग्लादेश के अंदर वो किसी प्रकार की गलत कार्रवाई कर सके, ना हिंदुस्तान के खिलाफ कर सके। आने वाले समय में
जो आपसी दोस्ती है और बढ़ेगी, क्योंकि हम रेल कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, वाटर कनेक्टिविटी है, ये सब चीजों में बहुत बड़े पैमाने पर आपसी समझौते हो रहे हैं, ट्रेड के अंदर समझौते हो रहे हैं, फिर काउंटर टेररिज्म और टेररिज्म के ऊपर समझौते हो रहे हैं, डिफेंस कोऑपरेशन हो रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट में हम सहायता उनको दे रहे हैं, हम बहुत बड़े पैमाने पर उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर हम चाहते हैं कि बांग्लादेश का जो ओशन वाला एरिया है किसी प्रकार से वो चाइना को या किसी दूसरे देश को मत दे, जिससे हिंदुस्तान के किसी प्रकार की कोई जी सर 71 की जो जंग थी जिसमें बांग्लादेश तकसीम हुआ, वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पर जुल्म ढाया, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, अब माहौल भी बदल रहा है और बांग्लादेश के जो अवाम है उनका, लोग कहते हैं कि उनका ये कहना है कि ये तो 50 साल पुरानी बात हो गई। पाकिस्तान से वो ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट करते हैं मजहब की बुनियाद पर, इस्लामी ईमान की बुनियाद पर। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि अभी भी कुछ लोग हैं बांग्लादेश के अंदर जो मजहब को दिगावे रखते हुए पाकिस्तान के साथ ज़्यादा कनेक्टिविटी करते हैं। लेकिन अगर आप देखो तो जब से शेख हसीना जो पावर में आई है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो है उनको थमा गया है, किसी प्रकार से कोई भी गलत कार्रवाई नहीं करने दे रही हिंदुस्तान के खिलाफ। और आने वाले समय में हिंदुस्तान की दोस्ती जो है बांग्लादेश को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा रही है, ट्रेड के अंदर, उनके हेल्थ केयर के अंदर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो आहिस्ते आहिस्ते जो लोगों का दिल और दिमाग जो है हिंदुस्तान के साथ जुड़ेगा। हिंदुस्तान हर प्रकार से कोशिश कर रहा है कि जो उसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उसके माध्यम से बांग्लादेश के साथ हमारे जो ताल्लुकात है बहुत ही बड़े पैमाने पर इम्प्रूव हुए। हिंदुस्तान की मदद से बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है साउथ एशिया में इंडिया के बाद सबसे तेजी से बढ़ रही है, बेरोजगारी बहुत कम है, पाकिस्तान के मुकाबले में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, हेल्थ केयर बेहतर है, एजुकेशन बेहतर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेहतर है, बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है बड़ी उछल रही है। सर आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो 70 की दहाई में जो पाकिस्तान में सिविल वॉर हुआ था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान, वो क्यों हुआ था सर? वो ज़बान की बुनियाद पर या कुछ और भी मसाइल थे? थोड़ा आप अगर इसको एलैबोरेट करेंगे तो लोगों को ज़्यादा जानकारी हासिल होगी सर। देखो उस समय शेख मुजीबर जो रहमान थे जी, वो वास्तव में उस समय पाकिस्तान जो है उनमें सबसे ज्यादा सीट्स उनको शेख मुजीबर रहमान को मिली थी। और अगर पाकिस्तान शेख मुजीबर रहमान को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे एक्सेप्ट कर लेता तो शायद ये बांग्लादेश की कार्रवाई न होती। उन्होंने शेख मुजीबर को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया और बहुत बड़े पैमाने पर बांग्लादेश के खिलाफ उस समय ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ कत्लेआम शुरू किया, लड़कियों के रेप किए, टॉर्चर किया, एक्सटॉर्शन किया, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को मारा। 10 मिलियन लोग हिंदुस्तान में आ गए और पूरी दुनिया में सिवाय कंडेमनेशन के किसी प्रकार का बांग्लादेश को कोई सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन इंदिरा गांधी ने बड़ी मजबूती से बांग्लादेश के साथ सपोर्ट दिया। इनफैक्ट मैं उस वॉर में खुद इन्वॉल्व था। हम वास्तव में असली लड़ाई तो दिसंबर 71 में हुई थी। मुफ्ती भाईजी को बहुत बड़े पैमाने पर मार्च 71 से मदद दे रहे थे। बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान की फोर्सेस जो हैं, खुद लुंगिया पहन के कुछ लोग जो हैं, वास्तव में मुफ्ती भाईजी हम ही लोग थे। और हमने काफी बड़े पैमाने पर और सबसे बड़ी हमारी तो सर मैं अब तो आपने मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी सर। तो आप फ्रंट वॉरियर थे, फ्रंट पर थे आप सर? यस, मैं 71 वॉर में एज अ पायलट के तौर पे मैंने लड़ाई की और जसोर के कैप्चर में मैं बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व था जी एज एन एविएटर। जो सर पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सर्च लाइट था, ये इसका क्या, इसके तहत क्या हो रहा था सर पाकिस्तान में? देखो पाकिस्तान ने तो पूरे जबरदस्त कत्लेआम स्टार्ट किया हुआ था जी सर। और उस समय AK न्याजी जो थे वो सबसे रूसलेस एक किस्म से मिलिट्री जनरल थे। उन्होंने बहुत ही बड़े पैमाने पर बांग्लादेश के नागरिकों का कत्लेआम किया, औरतों का कत्लेआम किया, उनका बलात्कार किया। ये ऐसे जुल्म है जिनका वर्णन करना भी मुश्किल है। लेकिन हिंदुस्तान ने जब बांग्लादेश अच्छा ये सर उसकी शिनाख्त और पहचान बस ये बांग्ला जबान बोलने वालों के तौर पर होती होगी? वो जबान बोलने और उनके रहन सहन को देखकर टारगेट करते होंगे? देखो हम लोग जब इनिशियली गए थे जी तो देयर वर हार्डली एनी बंगाली स्पीकिंग ऑफिसर्स, बंगाली स्पीकिंग ट्रूप्स भी नहीं थे। लेकिन हमको हर प्रकार से सहायता लोकल ने दी।
लोकल ने हमको पाकिस्तान की फौज के बारे में, उनके लोकेशन के बारे में, उनके डिस्पोजिशन के बारे में, उनके मोरल के बारे में, उनके मोटिवेशन के बारे में हर समय पर हमको इंफॉर्मेशन दी। फिर उन्होंने हमारी वो रिवरिन टेरेन है, बहुत जगह पर हम पहुंच भी नहीं सकते थे, हर प्रकार की हमको सहायता की, टू द एक्सटेंट की हमारे जो रेयर एरियाज वगैरह थे वो लोकल ही सिक्योर कर रहे थे। और 14 ही दिन में, इनफैक्ट 13 डेज में इस युद्ध में हिंदुस्तान वाज द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड की जिसने 13 दिन के अंदर एक नया देश खड़ा कर दिया। और 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स जिनके पास 6 महीने के लिए खाने पीने का सामान था, हर प्रकार का मिलिट्री इक्विपमेंट था, असला था, उन्होंने सरेंडर किया। दैट वाज द बिगेस्ट सरेंडर इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। सर, तो आप लोग क्या पूरी तरह से खुलकर सपोर्ट में थे जब तक पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया था? दिसंबर में मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने पहले भारत पर अटैक किया था। बिल्कुल सही बात कह रही है। जब 3 दिसंबर 71 में इंदिरा गांधी उस समय कलकत्ता में थी, आर्मी चीफ, नेवल चीफ सारे कलकत्ता में थे, और पाकिस्तान ने उस समय हमारे 12 फॉरवर्ड एयरफील्ड एयर बेसेस के ऊपर ऑल अलोंग द वेस्टर्न फ्रंट, श्रीनगर से लेकर नीचे भुज तक हमला किया, होपिंग लाइक हेल दैट दे विल वाइप आउट मेजर पोर्शन ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। लेकिन इंडियन एयर फोर्स को पहले ही पता लग चुका था इस माफी की कोई कार्रवाई होने वाली है। उनका जब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुआ, हमारा एक भी जहाज जो है ग्राउंड पर नष्ट नहीं हुआ। और 3 दिसंबर 71 जब तक हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रात को वापस आई, तो पहला एड्रेस उन्होंने नेशन को दिया रात को 12 o'clock, जब उन्होंने कहा कि इंडिया इज एट वॉर विद बांग्लादेश। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर हमारे फॉरवर्ड बेसिस को हमला किया, और उन्होंने लोगों को कहा कि मैं खुशखबरी देना चाहती हूँ इस समय कि कराची जो है, गुदार जो है, उसको हिंदुस्तान की नेवी और एयरफोर्स ने कंबाइंड अटैक किया, और कराची पोर्ट जल रहा है। एंड राइट थ्रू द वॉर कराची एंड गुदार जो है जल ही रहे थे। फिर हमने 3rd 4th नाइट को अटैक किया, फिर 7 8 नाइट को दोबारा अटैक किया, और सुई गैस प्लांट को भी बर्बाद किया, जिससे उनका लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम जो था, ऑयल एंड गैस जो उनका काफी कम हो गया। और जो उनकी रेल कम्युनिकेशन थी पाकिस्तान की, उसमें हमने रेल में कुछ नहीं मूव करने दिया। 24 आवर्स 365 डेज राउंड द क्लॉक हम उनके रेलवे सिस्टम को बम्बार्ड करते रहे। ठीक है सर। उनकी ईस्ट और वेस्ट की इंटर कनेक्टिविटी थी, उसको भी खत्म कर दिया। पाकिस्तान को बांग्लादेश से भागने के लिए भी जो चाहते थे वो भी रास्ते बंद कर दिए। नेवी जो बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने बांग्लादेश को सराउंड किया हुआ था, एयर कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक था, चाइना कुछ नहीं कर सका। तो मिसेस गांधी ने वर्ल्ड के एनवायरनमेंट को बड़ी अच्छी तरह शेप किया था हिंदुस्तान के फेवर में। उस समय इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी, जिससे रशिया ने साफ तौर पे अमेरिका को और चाइना को कहा था कि अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो इट बी कंसिडर्ड एज अ वॉर अगेंस्ट रशिया एंड रशिया विल इंटरवीन। आपको याद होगा कि अमेरिकन की 7th फ्लीट जो है वो बे ऑफ बंगाल में आ गई थी, और हेनरी किसिंजर ने अपनी किताबों में ये भी कहा था कि अगर पाकिस्तानी सरेंडर नहीं करते तो उन्होंने he talks about vaporization of Calcutta, मतलब उन्होंने न्यूक्लियर अटैक सोचा हुआ था कलकत्ता के ऊपर करने के लिए। लेकिन इससे पहले वो ये कुछ कार्रवाई कर सकते, हिंदुस्तान की फौज इतनी तेजी से गई कि विद इन 13 डेज सरेंडर्ड। उनका मोरल और मोटिवेशन। बिल्कुल सर, और मुझे बहुत सर गर्व महसूस हो रहा है। मुझे ये जब आपने बताया कि आप उस वॉर में शामिल थे, मुझे बहुत गर्व हो रहा है, और मैं फ़ौज के लोगों का, आर्मी के लोगों का बहुत सम्मान करता हूं, एहतराम करता हूं। आपको बहुत बहुत मैं सैल्यूट करता हूं सर, और मुझे बहुत गर्व और फ़ख्र महसूस हो रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। हमारे साथ राहुल लाल जी भी मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राहुल लाल जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ, राहुल लाल जी, आज वज़ीर आज़म बांग्लादेश में हैं, उन्होंने स्पीच दी, बहुत बड़ी बातें कही। उन्होंने तो कहा, ये भी कहा कि वो जब बांग्लादेश का युद्ध चल रहा था, गृह युद्ध पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच, तो वो खुद भी शामिल थे। उनकी उम्र 21-22 साल की रही होगी, और वो यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे थे उसके लिए। तो आपसे मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या आज का जो बांग्लादेश में जो स्पीच है, जो तकरीर है, जो भाषण है, उसका कोई कनेक्शन पश्चिम बंगाल की सियासत से है, इंतखाबात से है, चुनाव से है? देखिए अब्बास साहब, सबसे पहले तो क्योंकि 50 वर्ष पूरे हुए हैं बांग्लादेश की आजादी, उस आजादी में भारत उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उस समय की सेना का काफी महत्वपूर्ण योगदान था, और उसके फ्रंट वारियर इस समय हम लोगों के सामने में है, तो मेरा सादर प्रणाम सबसे पहले। दूसरी चीज की जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा यहाँ पे कि जो प्रधानमंत्री की यात्रा है उसका प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि देखिए
जो संस्कृति है बांग्लादेश और भारत, जो भारतीय क्षेत्र का जो हम लोग का पश्चिम बंगाल है, उसकी संस्कृति काफी जैसी है। उन्होंने वहाँ के लोग वहाँ से काफी ज्यादा जुड़े हुए भी हैं आपस में। साथ ही साथ प्रधानमंत्री देखिए काली मंदिर भी जा रहे हैं। तो एक तरह से पश्चिम बंगाल में माँ काली की क्या भूमिका है उसको हम लोग जानते हैं। साथ ही साथ वो मतवा समुदाय को आकर्षित करने के लिए उनके ठाकुर बाड़ी भी जा रहे हैं। तो एक तरह से कल जब जिस समय की 30 सीटों के लिए भारत में मतदान चल रहा होगा, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी की अलग अलग एक्टिविटीज लगातार चल रही होंगी। तो इसलिए कल के 30 सीटों पर तो होगा। तो सर राहुल लाल जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या उसका असर पड़ेगा क्या? वो बांग्लादेश में कह रहे हैं, बांग्लादेश एक अलग देश, पश्चिम बंगाल भारत का एक सूबा, तो कैसे उसका असर यहाँ के मुद्दे, यहाँ के मसाइल, बांग्लादेश के मुद्दे, बांग्लादेश के मसाइल बिल्कुल अलग हैं, तो उनकी तकरीर का यहाँ पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लान किया है, जैसे कि जो मतवा संप्रदाय है, कम से कम 70 विधानसभा तो उसका प्रभाव रहा है जी। और वो नागरिकता संबंधित चीजों की मांग करते रहे। लेकिन अगर अगर हम लोग देखें तो कहीं न कहीं असम में सीए के मामले पे सरकार ने चुप्पी रखी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने घोषणा कर दी है एक तरह से बीजेपी ने कि अगर हम यहाँ पे पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएंगे तो फर्स्ट कैबिनेट पे सीए पे नियंत्रण, उसी पे जो है कि हम लोग निर्णय लेंगे उस ऊपर। तो पूरा सिनेरियो दिख रहा है कि वो संप्रदाय के संदर्भ में वो पूरा हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन लोगों ने यहाँ पे वोट दिया था कि सीए के नियमों पर जिस तरह से विलंबित किया जा रहा है, तो एक तरह से उससे कहीं न कहीं उस समुदाय में नाराजगी भी है। उस नाराजगी को दूर करने के लिए क्योंकि जो उनका मुख्य धार्मिक संस्था है ठाकुरवाड़ी का, उसको वो बांग्लादेश में प्रधानमंत्री ये प्रयास है अब्बास जी की एक तरह से भारतीय चुनाव को प्रभावित करने के लिए हम लोगों ने देखा। इसमें कहीं कहीं जो बीजेपी की रणनीति उसकी सफलता भी मिलती है, लेकिन इसमें क्या पूरी तरह से वो सफल होंगे हमें नहीं लग रहा। इसका बीजेपी प्लान बना रही है बीजेपी के। राहुल लाल जी, एक सवाल और उन्होंने आज बोहरा समाज से भी मुलाकात की और गुजराती जबान में गुजरात के बोहराओं से उन्होंने बात की, और साथ ही साथ शकीबुल हसन से भी उन्होंने बात की, शेख मुजीबुर रहमान के मज़ार पर भी जाने का प्लान। तो ये जो बांग्ला मुसलमान जो पश्चिम बंगाल में बंगाली ज़बान में वहाँ पर मौजूद हैं, बंगाल में मसला ये भी है कि उर्दू ज़बान बोलने वाले मुसलमान कम हैं, बंगाली ज़बान बोलने वाले ज़्यादा हैं। 97% मुसलमान जो हैं वो बंगाली ज़बान बोलते हैं, 3% उर्दू ज़बान बोलते हैं। अब उर्दू ज़बान की मुसलमानों को साधने के लिए ओवैसी जैसे लोग हैं, कांग्रेस के कई लीडरान हैं, फुरफुरा शरीफ के भी हैं, हालांकि वो उनका बंगाली मुसलमान पे भी असर है। तो क्या इसका भी असर पड़ेगा, मुसलमानों पर भी असर पड़ेगा? शकीबुल हसन से उन्होंने, क्रिकेटर जो उनसे मुलाकात की, बोहरा समाज से मुलाकात की, उनका प्रयास तो पूरा हम प्रभाव डाले हैं, क्योंकि देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि वहाँ पे उर्दू स्पीकिंग जो है कि वो मुस्लिम हैं। यही कारण है कि हम लोग एक्टिविटी एक तरह से उनकी ओवैसी जी की जो एक्टिविटी हम लोगों को बिहार में मिथिलांचल में जो नजर आई, वो एक्टिविटी अब उन्होंने यहाँ पे जो है कि वो काफी सीमित कर दी। वो 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये चीज वो भी समझ रहे हैं। तो इस स्थिति में आखिर वहाँ के कुछ वर्ग को कैसे अपने तरफ आकर्षित किया जाए, वो भी प्रयास है इस पूरे यात्रा में। क्योंकि देखिए हम लोग को सोचना पड़ा कि जो ये यात्रा थी, ये पिछले साल की यात्रा थी, कोविड प्रोटोकॉल के कारण उसमें टाला गया था, जिसमें प्रधानमंत्री काफी जोश खरोश के साथ इस यात्रा में गए हैं। तो ये एक तरह से कहीं न कहीं मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं रहूंगा कि ये विदेश नीति के लिए, देश नीति के दृष्टि से इस यात्रा की अहमियत अवश्य है, जिसको हम लोग जानते हुए हैं, क्योंकि चीन का प्रभाव काफी ज्यादा बांग्लादेश में पड़ रहा है। बांग्लादेश के जो 97% सामान है उसके ऊपर वो आयात शुल्क नहीं ले रहा है। तो एक अलग जो भारत की घेराबंदी चीन की तरफ से होती है, उसमें बांग्लादेश में भी चीन के तहत काफी दायरे हो रहे हैं। ऐसे स्थिति में अपने पड़ोसियों के साथ हम लोगों को आपको काफी सहज बनाना पड़ेगा। लेकिन जो इस यात्रा की टाइमिंग है, जो प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम नजर आ रहा है, उसमें कहीं उस विदेश नीति के साथ साथ जो देश के भीतर का जो पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, जो कि 8 चरण में कल से चलना, और कल भी जब ये गतिविधियां चलेंगी तो उस बीच में वो सारा सब कुछ टेलीकास्ट हो रहा होगा। तो मतदाताओं को प्रभावित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। एक सवाल और मैं आपसे उसका जवाब जानना चाहूंगा राहुल लाल जी, कि इस नाजुक मोड़ पर जब इंतखाबात पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं और वजीर आजम बांग्लादेश में है, बीजेपी बार बार घुसपैठियों का मुद्दा उठाती, क्या घुसपैठियों को लेकर
वहाँ की वजीर आज़म, बांग्लादेश की वजीर आज़म और हिंदुस्तान के वजीर आज़म से बातचीत हो सकती है? देखिए, कुछ बातचीत हो सकती है, क्योंकि काफी सवाल ने उठाया है। जब 2019 में नागरिकता संशोधन सीए वाला जब यहाँ पे पारित किया गया था, तो इससे बांग्लादेश का कठोर आपत्ति प्रकट की थी और एक तरह से सभी तरह के हिंसा और वार्ताओं को बांग्लादेश ने रोक दिया था। भारत का आंतरिक मामला है, क्योंकि स्पष्ट कर दिया कि चूंकि सीए के बाद कुछ लोगों को अगर आप बांग्लादेश वापस लौटने के लिए कहेंगे तो बांग्लादेश उसे स्वीकार नहीं करेगा। तो एक ये मामला पूरे प्रकरण में ना उठे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए दो विवाद के बड़े मुद्दे हैं भारत बांग्लादेश के बीच में इस समय। एक तो सीए का मामला, दूसरा तीस्ता नदी के जल के बंटवारे का मामला। तो तीस्ता नदी का जल का बंटवारा का भी मामला काफी उलझा हुआ का मामले से बांग्लादेश की नाराजगी का स्पष्ट रूप से रही है। भारत ने बार बार यही चीज कहा है कि हमारा इसका भारत बांग्लादेश संबंध प्रभाव नहीं पड़ना। तो ये चीज कहा कि हम लोग बांग्लादेश को संतुष्ट करने का प्रयास करते रहे, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से भारत में बहुत बड़ा सा जो है कि हम लोगों ने आंदोलन भी देखा था, उस समय तमाम तरह के जो है कि यहाँ पे आशंकाएं जो जन्म ले रही थी, वैसे स्थिति में बांग्लादेश की चिंता थी और वो चिंता अभी भी है। तो इसलिए उस मामले पे भी कुछ न कुछ बातचीत होने की हमें लग रही है कि संभावना है। हालांकि भारतीय पक्ष चाहेगा कि उस मामले को अभी ना उठाया जाए। मेरा सवाल यही था, सवाल यही है कि इस खुशगवार माहौल में जो विवादित मुद्दे हैं, क्या उन पर बात होगी? इस पर बात करेंगे। सहगल साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, संजीव कौशिक साहब सियासी तज्जियाकार, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीके सहगल साहब भी हमारे साथ बहुत देर से बने हुए हैं। सहगल सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बहुत मजबूत रिश्ते हैं, 54 नदियां बहती हैं आपस में, 73,000 करोड़ का कारोबार है दोनों मुल्कों के बीच। 2019 के डेटा के मुताबिक 90 लाख डोज वैक्सीन की दी है हिंदुस्तान ने। इन सब के बावजूद जो विवादित मुद्दे हैं, जो मुतनाज़े मसाइल हैं, क्या उन मुद्दों पर इस दौरे में बात हो सकती है? देखो, 3 मुद्दे हैं जिसके ऊपर हिंदुस्तान नहीं चाहेगा बातचीत करने के लिए। एक रोहिंग्या, दूसरा सीए और तीसरा जो घुसपैठी है। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इस समय वहाँ पे एज चीफ गेस्ट के तौर पर है। वहाँ पे ये निगाह रखते हुए कि 100th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान का जन्म दिवस पे है। दूसरा हिंदुस्तान की बड़ी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है सेलिब्रेशन ऑफ द 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस और हिंदुस्तान के और बांग्लादेश के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन में 50 साल। प्रधानमंत्री की विजिट से पहले ही एजेंडा तय हो गया होता है। दोनों देशों की कोशिश होगी ऐसे विवादित इश्यू जो है उनको ना उठाया जाए, लेकिन इनफॉर्मल बातचीत इनके ऊपर हो सकती है। लेकिन ऑफिशियल जो प्रेस रिलीज होगी या उसमें मुझे नहीं लगता इसके बारे में कोई जिक्र किया जाएगा। सर, आपसे जानना ये भी चाहता हूँ कि क्या बांग्लादेश इनकार करता है कि उसके नागरिक नहीं है, जो घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी खास करके उठाती है बंगाल में? देखो, बांग्लादेश तो कहता है, जब हमने पहले सीए की बातचीत की थी तो जब कहा था कि 3 देश हैं, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, वो बड़े जुल्म ढा रहा है कुछ लोगों के खिलाफ। जो लोग बड़ी देर से हिंदुस्तान में आए हुए हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। तो उस समय भी बांग्लादेश ने आपत्ति उठाई और हमारे रिलेशन में काफी सेटबैक हुआ। बांग्लादेश ये भी नहीं एक्सेप्ट करता कि जो एक बड़े पैमाने पर आज असम में और बंगाल में लोग आ चुके हैं वो बांग्लादेशी थे, इनको वापस भेजना आप सीए करेंगे भी। हमने बीजेपी का मैनिफेस्टो कहता है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स है उनको वापस भेजा जाएगा। बांग्लादेश उनको शायद एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि बांग्लादेश एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो बांग्लादेशी है। ऐसे में ये बहुत ही नाजुक इशू है। इस दौरे के दौरान मुझे नहीं लगता इस पर बात ना हो सके। संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आपने वजीर आजम की स्पीच सुनी होगी, लोग इस पर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। वजीर आजम ने तो ये भी कहा कि वो जो बांग्लादेश का जो तकसीम हुई तो उसके सत्याग्रह में वो शामिल थे। हिंदुस्तान में उनकी उम्र 21-22 साल की रही होगी। आपको क्या लगता है कि उसका कोई कनेक्शन हिंदुस्तान के पश्चिम बंगाल में चुनाव से है कोई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री वर्तमान में या फिर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हर एक कदम के राजनीतिक मायने होते हैं। चाहे इस दौरे की बात कर ले, हम इस दौरे की बात से ही शुरू हम यदि करें तो जाहिर सी बात है कि जो बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, तकरीबन 1 करोड़ के आसपास में मतुआ समुदाय के जो लोग हैं वो लोग एक तरह से दुखी हैं। और 15 ध्यान में रखेंगे कि सीएए को कानून बने हुए तकरीबन 15 महीने हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो अभी तक रूप नहीं ले पाया है अपना, अभी तक उसे लागू नहीं किया गया है।
तो राजनीतिक इसके मायने भी है, और निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी जब भावनात्मक रूप से बोलना शुरू करते हैं तो वो कई बार कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जिनसे उनकी किरकिरी हो जाती है, और एक प्रधानमंत्री के रूप में मैं समझता हूं कि बहुत सोच समझ के उनको जो कुछ भी बोलना चाहिए वो बोलना चाहिए। कई जगहों से इस तरह की नहीं तो वजीर आजम 71 की जंग में शामिल रहे होंगे, तभी तो बोला उन्होंने कि वो सत्याग्रह कर रहे थे अपने कुछ साथियों के साथ। मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के यदि कोई प्रवक्ता होते तो उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से बातचीत की जाती, वो रख पाते। जहां तक मुझे जानकारी है, और आप भी इस चीज को खूब जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है और इस बात के मायने क्या है। ठीक है, कई बार वो हालांकि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि वो उम्र के उस उम्र पे हैं कि कुछ भी बोल जाते हैं, कभी कभी उन्हें इन सब चीजों का ख्याल नहीं रहता है। उनको ध्यान से बोलना चाहिए इन सब चीजों पे ताकि किरकिरी ना हो। जानकार लोग यहाँ बैठे हैं और जानकार लोग खूब जानते हैं उनके बातों का मतलब क्या है। खैर चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जब वहां गए हैं तो कुछ जरूरी जिस मुद्दों के बारे में मैं अभी सुन रहा था, जानकार लोग बातचीत कर रहे थे, निश्चित रूप से ऐसे मुद्दों पर बातचीत करने की जरूरत नहीं होगी या वो जानबूझ के इसको टाला जाएगा। राजनीतिक मायने जो हैं, लेकिन सबसे इसमें महत्वपूर्ण विषय ये है कि देश के प्रधानमंत्री जब किसी भी दूसरे देश में जाते हैं तो वो कोई धर्म विशेष के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। वो हिंदू के भी होते हैं, मुसलमान के भी होते हैं, ईसाई के भी होते हैं, सिख के भी होते हैं। और वहां जाकर के किसी धर्म विशेष के सामने जाकर के यदि शीश नवाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका टारगेट जो है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उनकी मंशा क्या है, किसको वो तुष्ट करना चाहते हैं, संतुष्ट करना चाहते हैं। तो इन सब चीजों पे सवाल उठते रहे हैं और आगे भी उठते रहेंगे। कल भी अभी एक दिन और बाकी है, 2 दिनों के दौरान में बहुत कुछ सामने निकल के आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री की अपनी एक अहमियत होती है, अपना एक सम्मान होता है। मुझे लगता है कि इन सब चीजों से उनको बचना चाहिए था जिस पर किरकिरी होती। तो आप जो सवाल उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के हर कदम के सियासी मायने होते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि अपोजिशन और कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रधानमंत्री के हर कदम में सियासत ढूंढते हैं। लोग कह रहे हैं कि आज तो उन्होंने इंदिरा गांधी जी की भी तारीफ की, 71 की जंग में उनका जो रोल था उसकी उन्होंने वहां पर तारीफ की। 12 मार्च को दांडी यात्रा के सिलसिले में जो प्रोग्राम मुनक्किद हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू जी की उन्होंने तारीफ की। देखिए, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, वो तारीफ वो करेंगे ही और स्वाभाविक रूप से वो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी कैमरे और टाइमिंग के इस्तेमाल, टाइमिंग को कैसे परख पाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा था कि पिछले लोकसभा में जब आखिरी वक्त की जो वोटिंग रह गई थी तो वो गुफाओं में चले गए थे और वहां पे कैद हो गए थे और लगातार तकरीबन 24 घंटे तक देश की पूरी मीडिया। लेकिन सर ये तो देश के बाहर गए ना सर, ये देश के बाहर है ना। बांग्लादेश का मुद्दा अलग हो सकता है, पश्चिम बंगाल का मुद्दा अलग हो सकता है, कैसे वहां से बैठकर यहाँ के वोटर्स को वो साथ सकते हैं? निश्चित तौर पे ये सवाल आपका वाजिब है, लेकिन इसके क्या जवाब हो सकते हैं? जिस तरह से वो मुतवा समाज के मंदिरों में जाकर के शीश नवाने की बात हो, या फिर वो तो सर जिस भी देश की यात्रा पर जाते हैं वहां के मजहबी मकामात पर का वो दौरा करते हैं। तो बांग्लादेश में अगर मंदिर में जा रहे हैं तो इसके सियासी मायने तो नहीं निकाले जाने चाहिए ना। देश का वजीर आजम, देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में अपने देश की नुमाइंदगी कर रहा है, इसमें तो सियासत नहीं तलाशनी चाहिए ना। देश के प्रधानमंत्री के हर एक लाइन में सियासत छुपी हुई होती है। वो बगैर किसी सियासत के 2 लाइन भी नहीं बोलते हैं। उसके वो आगामी परिणामी शतरंज के खिलाड़ी के जैसे वो समझ जाते हैं कि इसके आगामी परिणाम क्या होने वाले हैं। यही तो खासियत है प्रधानमंत्री जी की कि वो कुछ भी अनावश्यक नहीं बोलते हैं। यदि वो आधा बोल करके और आधा आपकी जुबान से निकलवा लेते हैं तो जाहिर सी बात है वही निकलवाते हैं जो वो चाहते हैं। तो ये मैंने कहा कि देश के सियासत में एक ऐसे प्रधानमंत्री हम लोगों को मिले हैं जो बहुत ही स्मार्ट पॉलिसी के साथ, और खास करके विपक्ष को मैं समझता हूं कि इन सब चीजों पर विपक्ष को नजर रखनी चाहिए थी और विपक्ष को इस पे आवाज उठानी चाहिए थी। लेकिन विपक्ष जानबूझ करके या फिर नतमस्तक, किस तरह से नतमस्तक होकर वो कुछ आवाज नहीं उठा पा रही है, सक्षम नहीं है। लेकिन सियासी मायने हैं सर। अगर वो वहां जाते हैं और कहते हैं कि हमें आतंकवाद से मिलकर लड़ाई लड़नी होगी, ये हमारे कॉमन मुद्दे हैं, तो इसमें कौन सी सियासत है? क्या विपक्ष नहीं चाहता कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े? कौन नहीं चाहेगा कि आतंकवाद? तो अब इसमें कौन सा सियासी बयान आपको नजर आता है सर?
कौन नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश भी मिलकर के इस तरह की लड़ाई में आगे बढ़े और आतंकवाद की लड़ाई लड़े। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से भारत में यदि होते हैं तो चूंकि बांग्लादेश को हम अपने सरहदों से ज्यादा दूर नहीं और हर एक गतिविधियों में एक दूसरे के आवाजाही में या एक दूसरे के बहुत करीब मानते हैं। हम लोगों की सीमाएं सटी हुई है और हर सांस्कृतिक प्रभाव एक दूसरे पे पड़ता रहता है। तो मैं ये समझता हूं कि उन्हें ऐसा नहीं है कि भारत में अभी किन चीजों के बारे में चर्चा करने की जरूरत है, किन चीजों को मजबूती से देखने की जरूरत है। हमने देखा है कि जिस तरह से इलेक्शन के वक्त में देश के प्रधानमंत्री ने खास करके बंगाल के दौरे पर जिन जिन चीजों के बारे में चर्चा की है, सियासी तौर पे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ आगे वो ले जाने का जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो मैंने कहा कि यदि वो बांग्लादेश में गए हैं तो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे गए हैं, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं गए हैं। किसी उनके एक कदम से यदि किसी विपक्ष को या किसी विश्लेषक को ये दिखाई देता हो कि नहीं उनसे वो राजनीतिक अपने चीजों को साधने गए हैं और राजनीतिक लाभ को साधने गए हैं, तो निश्चित तौर से ये बेहतर चीज नहीं। ठीक है सर। दत्ता साहब, वजीर आजम के बांग्लादेश दौरे पर भी सियासत हो रही, अपोजिशन सवाल उठा रहा है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर घुसपैठियों का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाती है। बांग्लादेश में लगातार किससे जो आए हुए हैं रोहिंग्या और दूसरे जो घुसपैठे, उसका मुद्दा बहुत तेजी के साथ और शिद्दत के साथ पश्चिम बंगाल की सियासत में इंतखाबात के दौरान उठाया जा रहा है। तो क्या वजीर आजम उसी मजबूती के साथ ये मुद्दा वहां पर रखेंगे अपने दौरे के दौरान? देखिए, सबसे पहली बात है कि आपका इस प्रश्न का जवाब देने से पहले 2-3 चीजें बहुत ही क्लियर वे में और सटीक वे में बोल देने की आवश्यकता है जी। पहली बात है, मैं इससे पहले के स्पीकर को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान गुफा में जाके कैद हो गए थे। कैद नहीं हुए थे, वहां पे मेडिटेशन करने के लिए गए थे। और किसी का भी अधिकार क्षेत्र में होता है कि वो कब चाहे मंदिर में जाए, कब चाहे मेडिटेशन करे, कब जाए अमरनाथ की गुफा पे जाए या फिर कब चाहे नमाज पढ़े। तो इस पे किसी तरह का प्रश्न नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मथुरा समाज के मंदिर पे ही केवल नहीं जा रहे, वो जोगेश्वरी मंदिर पे भी जा रहे, जो बहुत ही प्रसिद्ध माँ काली का मंदिर है वहाँ पे। और पहले बार भी जब माननीय प्रधानमंत्री शायद शेख मुजीबुर रहमान की मजार पर भी वजीर आजम जाएंगे। बिल्कुल। और पहले बार जब 2015 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब गए थे बांग्लादेश पे, उस समय वो ढाकेश्वरी मंदिर पे भी गए थे। और जब सऊदी अरेबिया जाते हैं या फिर आपके यूएई जाते हैं तो वहाँ पे मस्जिद पे भी जाते हैं, वहाँ के जो प्रसिद्ध मस्जिद होते हैं, तब तो कोई सवाल नहीं उठता है। जब मंदिर पे जाए माननीय प्रधानमंत्री जी तो उस पे कम्युनल लग जाता है या फिर सवाल उठ जाता है। तो इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पे गए हैं उस देश के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पे, यानी कि बांग्लादेश के सरकार ने उन्हें आमंत्रित किया है भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते। तो उस परिपक्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं, ना कि किसी बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव होके गए हैं। तो इस तरह की छिचौड़ा राजनीति नहीं होना चाहिए चीजों को लेके। नहीं सर, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर तो बीजेपी बहुत जोर शोर से मुद्दे उठाती है, सीए का मुद्दा हो, घुसपैठियों का मुद्दा हो, क्या उस पर उसी शिद्दत के साथ, क्योंकि बीजेपी की ही वजह उस पे भी मैं आ रहा हूँ। आपका सवाल जो ओरिजिनल सवाल है उस पे भी मैं आने वाला था जी। बोलिए। रोहिंग्या की जहां मुद्दा की जहां बात आती है, रोहिंग्या केवल भारत के लिए एक जटिल विषय नहीं है, रोहिंग्या बांग्लादेश के लिए भी एक जटिल विषय है। बांग्लादेश के सरकार खुद नहीं चाहते हैं कि बांग्लादेश में रोहिंग्यास रहे, क्योंकि तो सर ये आए कहां से? बांग्लादेश कह रहा है हमारे नहीं है। बांग्लादेश के नहीं है रोहिंग्यास है आराकान पर्वत के जो म्यांमार के हैं, और म्यांमार के यानी कि बर्मा के स्थानीय निवासी हैं। बांग्लादेश में लगभग 5 लाख के आसपास रोहिंग्या घुसपैठ करके घुस गए हैं चिटागंग। नहीं, वो तो उनके लिए बांग्लादेश में कैंप है, वो तो घुसपैठ करके नहीं, कैंप में बाकायदा उनको शेल्टर दिया हुआ है बांग्लादेश की सरकार ने। डिटेंशन कैंप पे रखे हैं बांग्लादेश के सरकार, कैंप पे वहाँ पे डिटेंशन कैंप पे रखे हैं। नहीं, डिटेंशन सेंटर टाइप नहीं कुछ है सर, उन्होंने पूरा शेल्टर दिया हुआ है, उनको रिहाइश दी हुई है। डिटेंशन कैंप का मतलब आप समझ रहे हैं, डिटेंशन कैंप पे रखा गया है, क्योंकि बांग्लादेश में भी नहीं डिटेन नहीं किया गया सर, डिटेन नहीं किया गया सर उनको। अरे डिटेंशन कैंप बोल रहा हूँ मैं, डिटेंशन कैंप और डिटेन में दोनों में अंतर होता है। डिटेंशन कैंप पे रखा गया है, यानी कि सरकार के निगरानी में कैंप के अंदर रखा गया है, इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में भी जो कोक्स बाजार में जो बम ब्लास्ट हुआ था, या फिर
दूसरे जगहों पे जो जिस तरह का घटनाएं हुई हैं, वहां पे कहीं ना कहीं पे रोहिंग्या जो शरणार्थी है और आईएसआईएस का हाथ मिला है, ये बांग्लादेश के सरकार ने खुद खुलासा किया है। और बांग्लादेश के सरकार ने कई बार कहा है म्यांमार को कि आप अपने नागरिकों को वापस लीजिए, हम इनको परमानेंटली नहीं रख सकते हैं। बांग्लादेश का जो प्रॉब्लम है रोहिंग्यास को लेके, वही प्रॉब्लम भारत का भी है रोहिंग्यास को लेके। आप देख रहे होंगे कि अभी हाल ही में और जो तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस पर भी बात करेंगे वजीर आजम? उस पे भी बात करेंगे, उस पे भी पहले बातचीत हुई है और कई मर्तबा बातचीत हो गई है। उस पे पश्चिम बंगाल का कुछ कंसर्न है, कुछ इश्यूज है जो भारत बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि ये तीस्ता का जो जलधारा का जो बंटवारा का जो बात है, ये बहुत ही जटिल समस्या है, एक दिन में इसका समाधान नहीं हो सकता है। भारत के प्रधानमंत्री भी जानते हैं इस बात को और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी जानते हैं, बांग्लादेश के सरकार भी जानते हैं इस चीज को, और हर कोई चाह रहा है कि इस पेचीदा मुद्दा का कहीं ना कहीं पे एक इस तरह से समाधान निकले जिसपे पश्चिम बंगाल भी वंचित ना हो, बांग्लादेश भी वंचित ना हो। जैसे हम लोगों का तमाम जितने सारे कॉन्क्लेव्स के या फिर कॉरिडोर का जो मसला था, जिस तरह से 70 साल तक लटका हुआ था वो चीज आजादी के बाद से, और बांग्लादेश जब से स्थापित हुआ है तब से लेके 50 साल तक ये लटका हुआ विषय था, उसको भी बहुत एमिकेबली सुलझाया गया है, सॉल्व किया गया है। बिल्कुल उसी तरह से तीस्ता नदी के जो जलधारा है, केवल तीस्ता की बात नहीं है, बराक नदी का भी जलधारा का है, फेनी का भी है, बहुत सारे ऐसे ब्रह्मपुत्रा नदी का भी जलधारा का विषय है, कई सारे विषय हैं जिन पे किस तरह से बंटवारा हो और किस हिसाब से उसको सॉल्व किया जाए, ये सारे सर एक सवाल जिस पर हमने ये मुद्दा किया था आज का, कि अपोजिशन तो ये सवाल उठा ही रहा है ना कि मतुआ समाज को साधने के लिए वजीर आजम वहाँ गए हैं और मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। अभी आप देखिए संजीव कौशिक जी भी इशारा कर रहे हैं बोलने के लिए, उनका ही सवाल ले लेते फिर उसी का आप जवाब दे दिएगा। जी संजीव सर। मेरा सवाल आप ही कर रहे थे कि सही कह रहे थे कि मतुआ समाज को लेकर के ही हम भी उनसे चर्चा करना चाहते थे कि क्या इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, और सीएए के कानून के रूप में 15 महीने हो जाने के बावजूद यदि उसे लागू नहीं किया गया है, इसके राजनीतिक मायने क्या है, और यदि वो वहां जाकर के तकरीबन 1 करोड़ के आसपास में जो बंगाल में है मतुआ समाज, क्या वो एक तुष्टिकरण के भाव से क्या इस तरह से मंदिरों में जाना इसको नहीं देखे, विपक्ष तो किस नजरिए से देखे? मैं जवाब दूं इस बात का? जी सर, वक्त बहुत कम है, अगर आप जल्दी जवाब दे देंगे। संक्षेप में जवाब दे रहा हूं। जहां मतुआ समाज की जहां बात आती है, मतुआ समाज का जो नागरिकता वाला जो विषय है वो बहुत ही जटिल समस्या है, और वो आज से नहीं है, वो आप बंटवारे के दौरान से चल रहा है, ये 1947 से ये विषय चल रहा है, और ये मतुआ समाज का पेचीदा विषय है। पहले के सरकारों ने तो प्रयास नहीं किया इसका समाधान निकालने का, मौजूदा सरकार अगर प्रयास कर रहा है, और क्योंकि 70 साल से लटका हुआ विषय है तो एक दिन में इसका समाधान नहीं हो सकता है। ठीक है सर, ठीक है सर, बंगाल के सरकार का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। हमारे साथ पीके सहगल साहब भी थे, मैंने उनसे बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ जानने चाह रहा था, लेकिन वक्त बहुत कम है और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। एक बार मैं फिर कहूं कि वो 71 की जंग में शामिल थे, उन्होंने अपनी शुजात, अपनी बहादुरी, अपने मुल्क की बहादुरी बताई। बहुत बहुत शुक्रिया पीके सहगल साहब। संजीव कौशिक सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस अहम मौजू पर शामिल हुए और अपने विचार, अपने ख्यालात, अपने नज़रियों से नवाजा। इसके दत्ता साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी अपना नज़रिया, अपने अफकार, अपने ख्यालात से नाज़रीन को नवाजा। तो आज के मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ, क्योंकि जी सलाम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।